receive the instructions from the user side, and then translate all these instructions in the form of machine language. Now we can get here what is language. जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है हमारा वो आपका भाषा के आधार पे चलेगा, तो हमारे यहाँ पे लैंग्वेज जो है कंप्यूटर में भी हमारी अपनी एक लैंग्वेज होती है। और यदि हम लैंग्वेज की बात करें तो तीन तरह की लैंग्वेज बेसिकली हमारे यहाँ पे यूज होती है। एक आपकी होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज, और एक होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी वो लैंग्वेज होती है जिसमें जो डाटा 0 और 1 की फॉर्म में होगा। दूसरी जो लैंग्वेज है आपकी वो असेंबली लैंग्वेज होती है जो सिंबल के रूप में काम करती है। लेकिन तीसरी जो लैंग्वेज आपकी है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। और मोस्ट ऑफ द टाइम एवरी यूजर यूज हाई लेवल लैंग्वेज टू राइट डाउन देयर सिंटैक्स। मीन्स अपने सिंटैक्स लिखने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव द रिक्वायरमेंट स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज कंपाइलर और इंटरप्रेटर विच वी कैन यूज। अब लैंग्वेज होती क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लैंग्वेज है दैट इज ए काइंड ऑफ मीडिया विच कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द मैसेजेस और विच कैन यूज टू अंडरस्टैंड द मैसेज फ्रॉम अदर पर्सन। या आप कह सकते हो कि भाषा हमारा एक वो साधन है जो हमारे विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को स्वयं ग्रहण करता है। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर भी लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे हम जो हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हमारी वो लैंग्वेज है जो हमारे मोस्टली जो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है उसके सिंटेक्स को फॉलो अप करती है। तो आज हम अपने हाई लेवल लैंग्वेज में ही कंटिन्यू करेंगे। और आज की जो लैंग्वेज हमारी है वो है C++। C++ के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन कंट्रोल स्टेटमेंट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्टेटमेंट जो होती है हमारी, स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट हमारी जो है एक प्रकार की इंस्ट्रक्शंस होती है, कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर हमारी उस इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करता है। रीड आउट करने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो हमें प्रोवाइड करेगा एक सॉफ्ट फॉर्म में, या आप हार्ड फॉर्म में उसको ले सकते हैं। बट द रिजल्ट इज प्योरली बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन विच इज बेस्ड ऑन द statement. Now we will start with the topic, and in this topic we will move with let's start for the day। आज का जो चैप्टर हमारा है वो कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट कोड 330 है विच इज फॉर सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज। Here in this chapter we will study lesson number 14 which is programming in C++ and based on control statement. After getting this lesson we will able to know about the difference between a statement, whether it is a compound statement, whether it is a null statement, or whether it is a sequential statement. We also able to learn about the conditional statement and how we can use these statement. Then we have also familiarized with the loop statement. We will also able to get the difference between while and do while. We have also able to identify about the jump statement. We will also explain how to exit from the program even if the condition is true. Let's start with the job. Let's move. As we know, the statements are the instruction which is given to the computer to perform any kind of action. The statement form the smallest executable unit within a C++ program, and all statement of C++ are terminated by semicolon. जैसे कि डियर स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि जो C++ है, C++ हमारी एक वो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें हर सिंटैक्स या जो आपकी हर स्टेटमेंट जो टर्मिनेट आपकी जब होगी तो वो स्टेटमेंट हमेशा सेमीकोलन से होगी। जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम आपको यहाँ पे करवाना चाहूंगा। आपको
स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी राइट एनी प्रोग्राम इन C++, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज अ हेडर फाइल। हेडर फाइल हमारी वो फाइल होती है जिसमें हमारे सभी फंक्शंस कंटेन होते हैं, मींस इट इज ए कंटेनर और इट इज a library which can contain all the related functions which can be used to get the instruction execution. First, I am just using a header file named as iostream.h. iostream.h means input output stream header. Then we have also another header file conio.h which can be used to get the output on the screen. Then we have a function named as void main. Then we will start the body of the program. This is the general syntax which we follow in all the programs. मीन्स ये हमारा वो एक पार्ट है प्रोग्राम का, इनिशियल पार्ट, जो हम हर प्रोग्राम के अंदर आपका यूज करेंगे। इसके बाद हमारी बॉडी जो है प्रोग्राम की वो स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम, क्योंकि हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारा कोई भी पहले इनपुट हो सकता है, कोई भी आउटपुट हो सकता है, तो उस आउटपुट को हटाने के लिए, उस आउटपुट को क्लियर करने के लिए वी जस्ट राइट डाउन ए फंक्शन क्लियर स्क्रीन, CLRSCR। अब ये मेरा एक फंक्शन है। अब यदि मैंने इस फंक्शन को टर्मिनेट करना है तो आई विल यूज हियर a semicolon. As we stated that all statements of C++ are terminated by semicolon. जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो इसके बाद मैंने सपोज करो कि मैं एक आउटपुट यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ। मैंने लिख दिया वेलकम यू इन, मैं जो है एक सिंपल मैंने आपका आउटपुट जो है वो स्क्रीन के ऊपर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रोग्राम को यूज किया है और मैं अब कंपाइल कर लेता हूँ, अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट है वेलकम यू इन C++, वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ये मान लो गेट CS मेरा फंक्शन है कि गेट कैरेक्टर फंक्शन मैंने यूज किया है। इसके बाद मैं सेमीकोलन यूज नहीं करता हूँ। यदि मैं सेमीकोलन यूज नहीं करूंगा देन इट विल शो एन एरर। एक एरर आपकी यहाँ पे प्रोग्राम पे आएगी। जैसे ही मैं इसको रन अपने प्रोग्राम को, जैसे आप देखें कि यहाँ मेरे पास एरर शो आ गई कि एरर है मेरी यहाँ पे, कितनी एरर यहाँ पे है। अब ये कह रहा है टू गेट द एरर यू विल जस्ट प्रेस एनी की, मीन्स आप अपनी जो की है उसको प्रेस करिए ताकि वो एरर हम वहाँ पे देख पाए। तो मैं यहाँ पे अपनी की प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को मैसेज आया है कि जो हमारे CPP की लाइन नंबर 8 है उसमें मेरा जो स्टेटमेंट है वो मिसिंग है, और मिसिंग क्या है, दैट इज सेमीकोलन। तो मैं यहाँ पे अपना सेमीकोलन दोबारा अपना लगाता हूँ। तो जब मैं सेमीकोलन लगा दूंगा तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट अब यहाँ पे जब हम आगे चलेंगे तो हमारे यहाँ पे आता है हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट वी हैव, कि जो स्टेटमेंट होती है वो हमारी कितनी प्रकार की होती है। यदि हम बात करें हमारी स्टेटमेंट की तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह की स्टेटमेंट आपकी होगी। एक तो होती है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगी? ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट इन विच ईच इंडिविजुअल स्टेटमेंट एंड विद ए सेमीकोलन। वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारी कोई भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट जो होती है वो आपकी सेमीकोलन से एंड होगी। बट कंपाउंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे आपका एक ग्रुप होगा, उसके अंदर आपकी कई सारी स्टेटमेंट्स होगी। इसके बाद होता है हमारा नल स्टेटमेंट। नल स्टेटमेंट हमारी क्या है? दीज आर द काइंड ऑफ स्टेटमेंट विच कैन बी यूज्ड only a semicolon will be there, or it when we use only a single character in the form of semicolon, it indicates a null statement. या आप कह सकते हैं, यदि हम इसको पूरा डिफाइन करें कि writing only a semicolon indicate a null statement. This is a null or empty statement. This is quite useful when the syntax of the language need to specify a statement, but the logic of the program does not need any statement. और इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है उन स्टेटमेंट को हम मोस्टली यूज करते हैं अपनी लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर। जैसे हमारा फॉर लूप है या वाइल लूप है,
जो हम इस सेशन के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, तो वो होता है हमारा नल स्टेटमेंट। तीसरी जो आपकी स्टेटमेंट है दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे नाम से स्पष्ट है, ऑल टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच इज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन। पर्टिकुलर कंडीशन मीन्स जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि भाई मेरी क्लास के जो बच्चे हैं सिर्फ वो ही हमारे मतलब एलिजिबल है जिनका मार्क्स ग्रेटर देन 60 है। मीन्स यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी कि इफ द स्टूडेंट स्कोर मोर देन 60% देन ही और शी विल बी एलिजिबल फॉर द गेम और फॉर एनी अदर इवेंट। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट होगा दैट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन। Sometimes the program need to be executed depending on a particular condition. These are known as conditional statement. और इस सेशन के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर। चलिए हम थोड़ा प्रैक्टिकल अपना कर लेते हैं इसी के ऊपर। तो जो हमारा प्रैक्टिकल है वो मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल सेशन में। तो प्रैक्टिकल में जो हम चलेंगे स्टार्ट और देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम चाहते हैं कि हमने सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ही पास मानना है जिसके नंबर आपके मान लो इसे मैं वेरिएबल अपना डिफाइन करूंगा और क्योंकि वैल्यू मेरी होल नंबर होगा मीन्स मैंने कहा है 60 मीन्स डेसिमल में वैल्यू मेरे पास नहीं है तो मैंने वैल्यू यदि होल नंबर लेना है देन आई विल यूज हियर इंट मीन्स इंटीजर टाइप वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया मार्क्स। इसके बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ यूजर के लिए जो लिखेगा वे एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। आपने एक स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो एंटर करना है और यहाँ पे मैं सी इन के द्वारा मीन सी इन स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट विच कैन दिस फंक्शन कैन बी यूज टू गेट द इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। और जैसे आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड होता है। अब कीबोर्ड से मेरे को इनपुट लेना है तो मैं सी इन के अंदर जो हमारा मार्क्स है उसको मैं एंटर कर देता हूँ। फिर मैं अपनी स्टेटमेंट को क्लोज करता हूँ विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है इफ मार्क्स, यदि मेरा मार्क्स है क्या है ग्रेटर देन 60 यदि है तो मैंने यहाँ पे अपना मैसेज डाल दिया कि यदि मेरा मार्क्स है 60% से। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने अपना सेमीकोलन यूज नहीं किया है। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन यूज क्यों नहीं किया है क्योंकि अभी मेरी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अपना कि मार्क्स मैंने यहाँ पे लिया आपका कि यदि मेरा मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो मेरा आउटपुट आए क्या आउटपुट आए मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर द इवेंट कि आप इवेंट के लिए एलिजिबल है। इसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा सेमीकोलन नहीं आया लेकिन मैंने सेमीकोलन यहाँ पे अपना लगा दिया है। इसका मतलब क्या है कि दिस स्टेटमेंट इज कंटिन्यू विद दिस वन, या हम कह सकते हैं कि दिस आउटपुट इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। अब यहाँ पे मैंने इसका अपना आउटपुट जो है वो लेना है। मैंने अपना सेमीकोलन लगाया, जो प्रोग्राम की बॉडी थी उसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा। जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा जो कह रहा है कि एंटर द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट। मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो डाल देता हूँ। सपोज करो कि मैंने 85 यहाँ पे डाल दिया। जब मैंने 85 यहाँ पे डाला है तो यहाँ पे मैसेज मेरा डिस्प्ले हो गया है यू आर एलिजिबल फॉर द इवेंट। सपोज करिए कि मैं जो मार्क्स डाल रहा हूँ वो मार्क्स मेरे लेस देन 60 है। 60 मीन्स मैंने डाल दिया यहाँ पे 58 मार्क्स। तो यदि मैं यहाँ पे आपका एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, कोई भी रिजल्ट मेरा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो अपना प्रोग्राम लिया है इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन दी है। एक कंडीशन क्या दी है कि यदि मेरे मार्क्स 60 से ज्यादा है तो ही वो एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। मान लो मैं चाहता हूं कि बच्चे को ये भी दिखाए कि भाई यदि उसके 60% से ज्यादा नंबर नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है, ये मैसेज भी उसके लिए डिस्प्ले हो, तो मैं यहां पे यूज करूंगा हमारी एल्स स्टेटमेंट। एल्स का मतलब होता है
जैसे हम यदि इंग्लिश को हम यहाँ पे थोड़ा फॉलो करें तो हमें पता ही लग जाएगा। इफ मीन्स यदि, एल्स नहीं तो एल्स में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं हमारा सी आउट, सॉरी, you are not able to get the chance, try again। मैंने यहाँ पे अपना मैसेज जो है वो डाल दिया। अब यदि मैं इसी प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरा जो रिजल्ट है वो दोनों सिचुएशन में आएगा। भाई बच्चे के यदि नंबर आपके 60 से ज्यादा है तो हमारी जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 कौन सी, ये वाली जो ऊपर हमारी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, मीन्स स्टेटमेंट 1। यदि हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरा जो लूप है या मेरा जो कंट्रोल है वो कंट्रोल चला जाएगा सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। और सेकंड स्टेटमेंट में मैंने जो लिखा है वो लिखा है सॉरी यू आर नॉट एबल टू गेट द चांस, सो ट्राई अगेन। अब मैं अपने इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूशन आपके लिए कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अब यहाँ पे मैंने डाला कि एंटर द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब मैंने 58 मार्क्स डाला तो मेरा कोई भी आउटपुट यहाँ नहीं आया था। बट अब जैसे ही मैंने अपना आउटपुट एंटर किया, मैंने 58 वैल्यू डाली और उसके बाद मैंने अपना एंटर प्रेस किया तो मेरा मैसेज यहाँ पे आ गया है, यू आर नॉट एबल टू गेट द चांस, ट्राई अगेन। मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आ रहा है दैट इज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन। तो इस तरह की जो हमारी स्टेटमेंट होती है, दीज आर नोन एज कंट्रोल स्टेटमेंट। अब हम इन कंट्रोल स्टेटमेंट को ही हमारा स्टडी करेंगे। जब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा सा आपका डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, कंट्रोल स्टेटमेंट मीन्स समटाइम द प्रोग्राम नीड टू बी एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन ए पर्टिकुलर कंडीशन। मीन्स कई बार क्या होता है कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का, वो डिपेंड करता है किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर। और जो C++ लैंग्वेज जो है दैट प्रोवाइड a lot of statement for the same which we can implement in this section, which we can called control structure। अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले होती है हमारी इफ स्टेटमेंट, दूसरी आपकी है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब जैसे यदि आप देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट मीन्स we want the output only if the condition is true, but it doesn't do anything if the condition is false। मतलब आउटपुट हमारा सिर्फ तभी आए यदि हमारी कंडीशन ट्रू है, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो हमारा कोई भी वहां पे आउटपुट जो है वो आपका प्रोड्यूस ना हो। सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट है दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है कि एक बच्चे का जो मार्क्स है यदि वो 60 से अबो है तो हमारी जो स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट हो रही है, और यदि मेरा आउटपुट लेस देन मेरा जो इनपुट है वो लेस देन 60 मार्क्स है तो मेरी जो स्टेटमेंट 2 है वो आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। इसके बाद होता है हमारा इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ का मीन्स है इफ वी हैव मोर देन वन कंडीशन। हेलो, if else if means if we have more than one condition in a single program, suppose we want that if the percentage of a student is greater than 90 then he or she will get grade A। if the percentage is less than 90 and लेस देन ग्रेटर देन 80, यानी कि 90 से कम है और 80 से ज्यादा है, तो सपोज करो कि ग्रेड बी है। यदि हमारी परसेंटेज लेस देन 80 है और ग्रेटर देन 70 है तो सपोज करो कि ग्रेड हमारा सी है। यानी कि यहाँ पे हमने 3 कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की है, एक ग्रेड ए है, एक ग्रेड बी है और एक ग्रेड सी है। अब यदि इस तरह की कोई कंडीशन हमारी होती है एट दैट टाइम वी कैन यूज इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। अब हम इन स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 जो है वो आपका करेंगे। इसके बाद हमारा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब है कि हमारी कोई भी स्टेटमेंट यानी कि इफ स्टेटमेंट यदि हमारी मोर देन वन टाइम
आपकी यूज हो रही है किसी सिंगल प्रोग्राम के अंदर, देन इट इज नोन एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। और इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट होता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हमारी वो स्टेटमेंट होती है जिसमें जो आपका आउटपुट है दैट इज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर वैल्यू। अब यहाँ पे कई बार हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। अब यदि हम बात करें कि हमारी जो इफ की जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स है, चाहे हमारा वो इफ स्टेटमेंट है, चाहे वो आपका इफ एल्स है, चाहे वो इफ एल्स इफ है, चाहे हमारा वो नेस्टेड है, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन ए सीरीज ऑफ वैल्यू। सीरीज ऑफ वैल्यू का मतलब है कि जैसे हमने अभी प्रोग्राम किया कि यदि हमारे नंबर 60 से ऊपर, 60 से ऊपर मीन्स वो 60 भी हो सकता है, सॉरी 61 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, 63 भी, मीन्स 60 से ऊपर कोई भी वैल्यू हमारी हो सकती है, मीन्स वी हैव ए वैरायटी ऑफ वैल्यूज। और हमने लिखा लेस देन 60। लेस देन 60 का मतलब है कि वो 0 से लेकर 60 तक की कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है। यानी कि जो हमारा इफ स्टेटमेंट है वो हमारा काम करता है सीरीज ऑफ वैल्यूज के ऊपर। दूसरी तरफ यदि हम बात करें स्विच स्टेटमेंट की, स्विच स्टेटमेंट हमारी वैल्यू काम करती है सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। जैसे मान लो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आपका एक ऑनलाइन क्विज हो रहा है और ऑनलाइन क्विज के अंदर आपका एक क्वेश्चन आपको वहां पे दिया गया है और उस क्वेश्चन के अंदर आपके 4 आंसर पॉसिबल आपके दिए गए हैं, 1 2 3 4। अब इन 4 में से क्या है, हमारा राइट आंसर तो एक ही होगा। सपोज करिए कि हमारा जो क्वेश्चन आंसर जो ऑप्शन 3 है वो हमारा करेक्ट है, तो हम वहां पे लिखेंगे इफ केस 3, यानी कि केस 3 वहां पे यदि है तो ही हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज हमारे क्वेश्चन क्या है, गलत है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो आउटपुट होगा, जो हमारा रिजल्ट डिपेंड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू, वैल्यू क्या, 3। यानी कि यदि आप अपनी चॉइस यदि एंटर करोगे तो ही आपका रिजल्ट आएगा। हेलो हेलो सर, प्रमोद सर, सर सर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। हाँ डिस्टर्बेंस आ रही सर बीच में, सॉरी बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आया था। चलिए हम चलते हैं, अब हम सबसे पहले हमारे लेके चलते हैं इफ स्टेटमेंट। अब जैसे नाम से स्पष्ट है, इफ मीन्स द रिजल्ट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द कंडीशन। अब जब हमारे पास कोई कंडीशन होती है तो उसके हमारे सिर्फ 2 ही पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, वेदर द कंडीशन इज ट्रू और वेदर द कंडीशन इज फॉल्स। यानी कि कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर हमारी फॉल्स होगी। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सिर्फ इफ के बारे में बात हुआ है, तो इफ जो स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट होती क्या है, व्हाट इज इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो इफ स्टेटमेंट हमारी, दिस इज द काइंड ऑफ स्टेटमेंट which can be executed only if the condition is true and it will keep the and directly statement 2 will be executed। अब यहाँ पे यदि हमारा कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया, सपोज हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया भाई यदि हमारा जो मार्क्स है, यानी कि मार्क्स यदि आपका लेस देन 60 है और आपने जो इनपुट किया वो इनपुट आपने कर दिया 58, जैसे मैंने अभी अपने प्रोग्राम के अंदर किया था। भाई यदि मेरे मार्क्स क्या है, लेस देन 60 है, मैंने लिखा कि मेरा जो स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है, इनपुट सॉरी, वो मैंने डाला 58। 58 का मतलब क्या है कि कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी। अब कंडीशन यदि ट्रू है तो मेरा जो पॉइंटर है, जो मेरा कंट्रोल है, दैट विल डायरेक्टली मूव टू स्टेटमेंट 1। लेकिन यदि मैं मार्क्स यहाँ पे 58 की बजाय मार्क्स डाल देता हूँ 70 यदि मैंने डाला है तो मेरा कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। यानी कि यदि कंडीशन मेरा ट्रू नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन मेरा फॉल्स है, तो मेरा जो कंट्रोल है दैट विल डायरेक्टली जंप टू स्टेटमेंट 2। लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट 2 है वो आपकी दिखाई नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट को यूज किया है। यदि मैं इफ एल्स मींस भी साथ में लगाऊंगा, देन वी कैन यूज बोथ, I can get the result in both situation whether the condition is true or whether the condition is false। चलिए अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम आपको करवा रहा हूँ which is based on if।
हालांकि हमने अभी जो प्रोग्राम किया था उसी से कंसर्न आपका है। अब यहाँ पे मैं अपना एक नया प्रोग्राम पहले आपके लिए ले आता हूँ। चलिए, और यहाँ पे आपका मैंने बताया था कि ये जो आपका पोर्शन है या जो पार्ट आपका प्रोग्राम है, ये हमारा हर प्रोग्राम के अंदर आएगा, क्योंकि हेडर फाइल हमने हर प्रोग्राम में यूज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अपना जो पोर्शन है वो यूज कर रहा हूँ, इस हेडर फाइल में अपनी इंक्लूड कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। अब मैंने अपना जो मेन फंक्शन है उसको मैंने यूज किया। नाउ द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम विल स्टार्ट राइट नाउ। अब मैंने फंक्शन यूज किया क्लियर स्क्रीन। चलो, मैं इस प्रोग्राम के अंदर आपका क्लियर स्क्रीन यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि यदि मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज नहीं करूंगा देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रिजल्ट। जो मेरा रिजल्ट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे आपका मार्क्स एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो इंटीजर टाइप है। फिर मैंने यूजर के लिए एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया है, दिस इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू, बट अपने प्रोग्राम को एक रीडिंग मोड में लेके आने के लिए हम यूज करते हैं इस मैसेज को, ताकि जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो हमारे यूजर को पता लग जाए कि उसने करना क्या है, विच ऑपरेशन सी और ही रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे जो स्टूडेंट के मार्क्स है हम वहाँ पे एंटर कर रहे हैं कंसोल इनपुट से। मैंने यहाँ पे आपका मार्क्स एंटर कर दिया है, और इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपनी कंडीशन जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने लिखा इफ मार्क्स लेस देन 60, यानी कि मेरे जो नंबर है यदि वो लेस देन 60 है तो क्या होगा। मैंने यहाँ पे दे दिया कि यू आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द रेस। स्टूडेंट है यदि उसके मार्क्स जो है वो 60 से कम है तो वो आपका रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे अपना जो बॉडी है वो यूज किया, गेट करेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद सेमीकोलन अपना यूज किया है। नाउ जो हमारे प्रोग्राम की बॉडी है उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। चलिए, अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए या तो हम सीधा रन से एग्जीक्यूट कर लें, या फिर आप कंट्रोल F9 से भी अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए एक एरर मेरी यहाँ पे आई है। अब एरर क्या है वो आप देखेंगे, फिर मैं भी आपको बताऊंगा कि एरर क्या आई है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ कि आप क्या कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द एरर्स। अब ये कह रहा है कि जो मार्क्स मैंने लिखा है वो मेरा डिफाइन नहीं है, और यदि आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने डिफाइन किया है ऊपर अपने वेरिएबल में वो लिखा है MARKS मार्क्स, लेकिन यहाँ पे जो मैंने डिफाइन किया वो कर दिया MAKRS कर दिया था। तो अब मेरा प्रोग्राम यदि मैं एग्जीक्यूशन दूंगा तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। यस, अब देखिए जब मैंने क्लियर स्क्रीन यूज नहीं किया तो मेरे पास यहाँ जो पहले वाला मेरा आउटपुट था वो भी मेरे को दिखाई दे रहा है, यानी कि एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ये पीछे वाला भी मेरा यहाँ पे आया हुआ है जो उसका आउटपुट आया था। इसके बाद यहाँ जो एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यहाँ से मेरा आउटपुट इस वाला शुरू हुआ है। अब सपोज करो कि मैंने 89 मार्क्स यहाँ पे डाला तो मेरा कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए, अब मैंने अपना फंक्शन जो था क्लियर स्क्रीन उसको मैं यूज कर रहा हूँ आपकी फैसिलिटी के लिए, ताकि आपका जो आउटपुट है वो रीडेबल आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज किया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जब मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन दे रहा हूँ तो देखिए मेरी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ब्लैंक थी, यानी जो पहले वाला था वो सारा हमारा आउटपुट जो है वो क्लियर हो गया है। स्क्रीन को उसने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, अब मैंने मार्क्स डाल दिया यहाँ पे 54 मीन्स कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी, और ट्रू यदि है तो मेरी जो स्टेटमेंट 1 है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। और स्टेटमेंट 1 मेरी कौन सी है, जहां मैंने लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द रेस। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखिए मेरा जो आउटपुट है वो आपका आ जाता है। ठीक है, दिस इज फॉर यू। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट, जैसे मैं बताया आपको, कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब होता है कि यदि यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट एक से अधिक है, अभी मेरे पास सिर्फ मैंने एक स्टेटमेंट यूज की है, जैसे ये वाली है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ।
मैं अपना कमेंट क्योंकि यूज कर रहा हूं तो मैंने अपना कमेंट यूज किया, जो मेरा सिंगल लाइन कमेंट है, मैंने लिख दिया स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1। इसके बाद मैं यहीं पे कर रहा हूं स्टेटमेंट 2 दे रहा हूं आपको, और मैंने कर दिया वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। बाद में ये मैंने अपनी जो स्टेटमेंट 2 है वो आपकी दिखाई है। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्टेटमेंट 1 से अधिक है, तो जब मेरे पास स्टेटमेंट 1 से अधिक होती है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने प्रोग्राम की जो बॉडी है, यानी कि बॉडी ऑफ द प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे बनाऊंगा मैं। और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट करने के लिए, क्योंकि हमने कहा था ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट जो होती है, कंपाउंड स्टेटमेंट हमारी वो स्टेटमेंट होती है विच कैन बी यूज्ड फॉर ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को ग्रुप करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट को। यहाँ मैंने अपना ब्रैकेट शुरू किया और यहाँ पे मैंने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक मेरी जो स्टेटमेंट है वो मेरी कंपाउंड स्टेटमेंट है, जो मेरी एक कर्ली ब्रैकेट जो है उसने उसको आपका स्टार्ट किया और उसके बाद उसको बंद कर दिया। अब मैं अपने प्रोग्राम को दोबारा रन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने डाल दिया आपका 45। तो देखोगे तो हमारे जो आउटपुट है वो दोनों यहाँ पे आए हैं, मीन्स यू आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द रेस्ट, वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, यदि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा आउटपुट है वो एक ही लाइन में चला गया, जबकि हमने अपने प्रोग्राम में अलग अलग लाइन में लिखा था। यदि आप चाहते हो कि हमारा जो आउटपुट है जैसे वहां पे लिखा गया है, मीन्स अलग लाइन में लिखा है, तो यहाँ पे भी हमारा वो अलग लाइन में ही डिस्प्ले हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने प्रोग्राम का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके बाद हम लिख देंगे /n। आप लिख सकते हो, यदि स्लैश आपने देना है तो हमारा जो डबल कोट है, डबल कोट के अंदर, इन्हीं के डबल कोटेशन के अंदर आप लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका /n, एन मीन्स न्यू लाइन। आप इससे भी हमारी अलग लाइन ले सकते हो, और यदि आप /n नहीं लेना चाह रहे, यहाँ पे देखिए मैंने आपका मार्क्स डाल दिए हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारा आउटपुट है वो हमारी अलग अलग लाइन में आ रहा है। अब यदि आप चाहते हो कि मेरे को /n यहाँ पे यूज नहीं करना है, तो हमारे पास एक दूसरा फंक्शन और होता है, और वो होता है एंड एल। एंड एल मीन्स एंड लाइन। तो इसके द्वारा भी मैं अपनी लाइन को एंड कर सकता हूं, इसको लाइन को चेंज कर सकता हूं। अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स का मतलब क्या है कि जो हमारा आउटपुट है दैट इज बेस्ड, दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ सिचुएशन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स। जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे, चलिए अब हम अपना जो स्टेटमेंट है उसको मैं निकाल लेता हूं आपके लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हमारा है इफ एल्स स्टेटमेंट है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? इफ एल्स, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जब भी हम कोई कंडीशन डिफाइन करेंगे तो उस कंडीशन का जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमारा दो सिचुएशन में हो सकता है, इट मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स। यानी कि रिजल्ट हमारा ट्रू रहेगा या मेरा रिजल्ट जो है वो फॉल्स रहेगा। अब यदि मेरा रिजल्ट ट्रू है देन स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू मीन्स दैट इज इन सेकंड शिफ्ट, मीन्स दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और यदि मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मेरा जो आउटपुट है वो स्टेटमेंट 2 का आएगा। यानी कि रिजल्ट हमारा डिपेंड करेगा बेसिकली कंडीशन के ऊपर। और जब हमारे पास इफ एल्स हमने यूज किया है, यानी कि इफ हमारा वो सेक्शन होता है जहां पे हम कंडीशन डिफाइन करते हैं, एल्स हमारी इफ का वो सेक्शन होता है जहां पे हम स्टेटमेंट वो लिखते हैं जब हमारा रिजल्ट फॉल्स है। चलिए इसको हम फिर अपने प्रोग्राम के द्वारा दोबारा बना के चलते हैं। लेट्स मूव। चलिए अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 मैंने ली थी, मैंने अभी अपनी जो प्रोग्राम का पार्ट है, बॉडी है, उसको मैंने हटा दिया, या मैं इसको कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। यहाँ पे फिर मैं इसको स्टेटमेंट 2 नहीं बोलूंगा, इसको स्टेटमेंट 1 बोलूंगा यहाँ पे, ये आप ध्यान रखें। तो इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया एल्स। एल्स पार्ट हमारा, क्योंकि कंडीशन मेरी यदि फॉल्स है तो मैं उस पार्ट को आपका एग्जीक्यूशन करवाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया
यू आर, आप कुछ भी मैसेज यहाँ डाल सकते हो, यस यू आर सिलेक्टेड फॉर द रेस टू टेक पार्टिसिपेशन। मैंने यहाँ पे अपना जो आउटपुट है वो आपके लिए लिख दिया है। अब देखेंगे कि यहाँ पे मैंने दोनों सिचुएशन आपके डिफाइन की है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन दिस विल आल्सो एग्जीक्यूट। मीन्स दोनों सिचुएशन में मेरा रिजल्ट आएगा, वेदर द कंडीशन इज ट्रू और वेदर द कंडीशन इज फॉल्स। तो अब हम यहाँ पे जो है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए अब मैं इस अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता हूँ फॉर यू, आपके लिए। अब आप देखेंगे कि जो हमारा रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मार्क्स डाल दिए 78। 78 का मीन्स क्या है कि मेरी जो कंडीशन है वो फॉल्स है। अब कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, मेरा जो स्टेटमेंट 2 है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और एग्जीक्यूशन में क्या आया है, एग्जीक्यूशन में आपका आया है कि जो आपकी स्टेटमेंट थी वो हमारी फॉल्स थी, और जब फॉल्स थी तो आपका जो है रिजल्ट जो है वो आपका सेकंड वाला डिस्प्ले हो गया है। मीन्स यू आर सिलेक्टेड फॉर द रेस टू टेक ए पार्टिसिपेशन। अब इसके बाद यदि यहीं पे मेरी कंडीशन आपकी फॉल्स है, नहीं ट्रू है, तो फिर मेरा जो आउटपुट है वो कौन सा आएगा। मैंने यहाँ पे अपनी कंडीशन को ट्रू किया है, तो आप देखेंगे कि जो स्टेटमेंट 1 है वो मेरी एग्जीक्यूट हो गई है। चलिए लेट्स मूव फर्दर। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है वो आपकी है इफ एल्स इफ। मीन्स आपकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको हम लेके चल रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए बनाया था, जिसमें मैंने लिखा है राइट ए प्रोग्राम दैट विल प्रिंट द ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर आपके पास है, आपने देखना कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे सिर्फ आप अपना सिंटेक्स जो लिखोगे, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है इफ x ग्रेटर देन y। मीन्स यदि हमारा x जो है वो बड़ा है y से, तो क्या जाएगा, जो बिगेस्ट नंबर है वो बताएगा आपको कौन सा है, x है। नहीं तो हमें दिखाएगा वो जो स्टेटमेंट यदि फॉल्स है तो दिखाएगा कि जो बिगर नंबर है वो आपका y है। चलिए इसके लिए भी मैं एक प्रोग्राम आपके लिए बना देता हूँ। छोटा सा प्रोग्राम आपका है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहीं पे हम अपने प्रोग्राम को लेके चलते हैं, और जब प्रोग्राम को हम लेके चलेंगे तो इसमें ही मैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। जहाँ मैंने वेरिएबल 1 लिया था वहाँ पे वेरिएबल अब मैं 2 डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए। चलिए यस, यानी कि दिस इज वेरी इजी एंड फनी लैंग्वेज फॉर यू। यदि आप इसको थोड़ा सा फोकस आप करते हैं तो बड़ा इजी आपके लिए है। मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखना कि 2 नंबर में बड़ा कौन सा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ही वेरिएबल डिफाइन किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने प्रोग्रामिंग के अंदर काम करना है तो सबसे पहले आप उस लैंग्वेज का एक डॉक्यूमेंटेशन पहले कर लीजिएगा कि जो प्रोग्राम आपने करना है, यानी कि जो प्रॉब्लम आपने सॉर्ट आउट करनी है उसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। यदि आप ये समझ जाएंगे कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है, तो आप इजीली अपनी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे हमने देखना कि हमारे 2 नंबर दिए हुए हैं और 2 नंबर में से देखने हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल आपके डिफाइन कर दिए, एक x और एक y। यहाँ पे फिर क्योंकि मेरे पास नंबर 2 है, दोनों की वैल्यू मैंने एंटर करनी है, तो मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू मैंने एंटर की और इसके बाद मैंने y की वैल्यू एंटर कर दी। यहाँ जहाँ मैंने लिखा था मार्क्स ग्रेटर देन 60, यहाँ पे हमने सिर्फ देखना भाई यदि मेरा x बड़ा है किससे, y से, तो मेरा क्या आउटपुट आए। मैं यहाँ पे अपना आउटपुट जो है वो डिफाइन करने जा रहा हूँ। अब क्या है भाई, यदि हमारा x y से बड़ा है तो बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा बड़ा नंबर x हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x इज बिगर देन y। अब यदि आप चाहते हो कि x की वैल्यू भी मेरे को प्रिंट करवानी है, तो मैं यहाँ पे आपका सिंपल x को लिख दूंगा। अब x को मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि x इज बिगर देन y। ये मेरा स्ट्रिंग है, ये एक मेरा मैसेज है जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, और x मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू उसके बाद आपकी आ जाएगी। इसके बाद मैंने लिखा भाई यदि हमारा x बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब बड़ा कौन सा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मेरी गलती हो गई है कि मैंने सेमीकोलन यहाँ इसके बाद नहीं लगाया।
अब सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा तो आप जानते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे भाई यदि हमारा x बड़ा नहीं है तो इसका मतलब बड़ा कौन सा रह गया, क्योंकि दो ही नंबर मेरे पास है। अब दो ही नंबर मेरे पास है तो x बड़ा नहीं है, तो मैं लिखूंगा y इज बिगर देन x, और उसके बाद जो x की वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। अब यदि आप देखेंगे तो आपकी वैल्यू, अब सॉरी मैंने मैसेज ऊपर से डिस्प्ले चेंज नहीं किया, वही मैसेज आ रहा है एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, हालांकि मेरे को लिखना चाहिए यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब चलिए अब ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अब आपको पता लग गया कि यदि मैं मैसेज नहीं लिखूंगा तो क्या आपको डिस्प्ले होगा, यानी कि यहाँ डिस्प्ले हुआ है कि जो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है वो डिस्प्ले हो रहा है। इससे हमारा जो यूजर है वो कंफ्यूज हो जाता है। चलिए क्योंकि हमें पता है अभी तो हम डाल देते हैं दो नंबर, एक नंबर ये डाला और एक नंबर मैंने ये डाल दिया। अब यदि आप देखोगे तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारी है 78 वो हमारी असाइन हो गई है वेरिएबल x को, और 38 जो हमारा है वो असाइन हुआ है वेरिएबल 2 को, और 2 को कौन सा है y है। तो इसका मतलब x हमारा बड़ा है y से, तो रिजल्ट आएगा हमारा x इज बिगर देन y, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है हमारी 78 है। अब यहीं पे मैंने अपने मैसेज को चेंज कर दिया, जो मैंने यूजर के लिए डाला था मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब मैसेज जो आपका आएगा वो यही लिखा आएगा जो मैंने लिखा है, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ, मैंने x की डाल दी और ये मैंने y की डाल दी। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो रिजल्ट है वो हमारा कौन सा बड़ा है, वो बड़ा है हमारा y। तो ये हमारा जो रिजल्ट है वो दिखाएगा कि y इज बिगर देन x। तो अब हम इसको कर रहे हैं। चलिए सॉरी फॉर इंटरवेंशन। इसके बाद हमारा जो आगे स्टेटमेंट है, इसी में मैंने एक प्रोग्राम और दिया है आपके लिए, थोड़ा सा आपको इजी हो जाए। यहाँ पे मैंने लिया कि यदि मेरे पास नंबर 3 है, 3 नंबर है और तीनों नंबर को मैं देखना चाहता हूँ कि तीनों में से नंबर बड़ा कौन सा है। यहाँ पे मैंने जो यूज किया है वो मल्टीपल यूज किया है हमारा इफ एल्स का। इफ एल्स में क्या है, मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल आपके डिफाइन किए, एक x है, एक y है और एक z है। एक चौथा वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया है जिसको मैंने लिखा है बिग, इनके जो मेरा बताएगा कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो यदि मेरे पास 3 नंबर दिए हुए हैं और 3 में से मेरे को, अभी तो मेरे पास 2 नंबर थे, अब 3 नंबर मेरे पास बड़े हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने तीनों नंबर में से देखना कि बड़ा नंबर मेरा कौन सा है। तो मैंने तीनों नंबर को पहले एंटर कर दिया, x को भी, y को भी और z को भी। अब इन तीनों को जब नंबर को ऐड करेंगे, हम नंबर एंटर कर देंगे, तो हमने पहली कंडीशन लगाई कि इफ x ग्रेटर देन y, भाई यदि हमारा x y से बड़ा है, इसका मतलब हम कंपेयर करें दो वैल्यूज को, एक x की वैल्यू को और एक y की वैल्यू को। अब यदि हमारा x बड़ा है y से, इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। इसके बाद मैंने देखा कि हमारा बड़ा क्या हो गया, x हो गया, नहीं तो बिग कौन सा हमारा y है। भाई यदि इन दोनों नंबर में जो कंपेयर मैंने किया, यदि x बड़ा नहीं है तो इसका मतलब बड़ा कौन सा है, y है। तो मैंने देख लिया यहाँ पे कि भाई यदि ये बड़ा नहीं है तो ये बड़ा है, और फिर मैंने लिख दिया यदि जो बड़ा नंबर था, बड़ा नंबर कौन सा, या तो वो x था या फिर वो y था। यदि हमारा बड़ा x या y नहीं है तो हमारा, यदि हमारा बड़ा क्या है, ग्रेटर देन z है, तो हमारा आ जाएगा द ग्रेटेस्ट नंबर इज बिग। जो भी आपका बिग है, बिग मतलब x है या y है, नहीं तो हमारा दिखाएगा कि जो z है वो आपका क्या है, बिगेस्ट नंबर है। तो ये मैं यहाँ पे इजीली इसको कर सकता हूँ। इसको क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिट होता है, इसलिए ज्यादा प्रोग्रामिंग हम लेके चलेंगे तो इट विल लूज द अदर पार्ट। चलिए हम इसी को कंटिन्यू करते हैं हमारा, और इसी को जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमारा आगे होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी स्टेटमेंट होती है, नेस्टेड इफ के बारे में बात हुई है। नेस्टेड का मतलब होता है इफ वी यूज ए सिंगल स्टेटमेंट मोर देन वन टाइम, यदि हम किसी भी एक स्टेटमेंट को एक से अधिक बार यूज कर लेते हैं, देन इट इज नोन एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इफ यूज किया,
यहाँ पे फिर मैंने इफ यूज किया है। अब यहाँ पे इफ मेरा मोर देन वन टाइम यूज हुआ है और एल्स भी मेरा यहाँ पे मोर देन वन टाइम यूज है, तो दिस इज नोन एज नेस्टेड ऑफ स्टेटमेंट। चलिए, नेस्टेड हमारा क्या है? सिंटैक्स ऑफ द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, द इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इनसाइड अनदर इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 है। अब यदि कंडीशन 1 मेरी ट्रू है तो ये चेक करेगा मेरा कंडीशन 2 को। अब यदि कंडीशन 1 मेरा ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या है? कंडीशन फॉल्स है, और कंडीशन यदि फॉल्स है मेरा, तो सीधा मेरा जो पॉइंटर है वो आपका मूव कर जाएगा, स्किप आउट कर जाएगा, नहीं प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। और यहाँ पे है यदि मेरी कंडीशन ट्रू है तो मेरा चला जाएगा कंडीशन 2 के ऊपर, और कंडीशन 2 भी यदि ट्रू है तो फिर हमारी जो स्टेटमेंट है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। मीन्स यू कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन स्टेटमेंट और यू कैन चेक मोर देन वन कंडीशन इन ए सिंगल टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स है नेस्टेड के अंदर, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे। चलिए, हम अब इसी के अंदर एक प्रोग्राम लेके चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। लेट्स मूव। अब हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, और प्रोग्राम को जो मॉडिफाई करेंगे तो वही प्रोग्राम जो हमने लिया है, जहां पे वेरिएबल मैंने 2 लिए थे वहां पे वेरिएबल अब मैं 3 ले लेता हूं, एक्स वाई जेड, और एक मैंने ले लिया यहाँ पे बी। यहाँ पे कर दिया मैंने एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। भाई आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यू जो है वो एंटर करनी है। अब जहां मैंने एक्स और वाई की वैल्यू डाली थी वहां पे मैं एक वैल्यू और ऐड कर देता हूं, और वो वैल्यू है हमारी जेड की। फिर मैं लिखता हूं कि इफ एक्स ग्रेटर देन वाई। भाई यदि मेरा एक्स क्या है? बड़ा है वाई से, तो मेरा जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है। और यदि मेरा बड़ा नंबर एक्स है, नहीं तो क्या होगा? मेरा बड़ा नंबर कौन सा होगा? वाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया है कि यदि मेरा एक्स बड़ा है वाई से तो बड़ा है एक्स, और यदि एक्स बड़ा नहीं है तो इसका मतलब नंबर कौन सा बड़ा हो गया? वाई बड़ा हो गया। फिर मैं यहाँ लगता हूँ आपका इफ बिग ग्रेटर देन जेड, यानी कि जो बिग है, बिग कौन सा है? बिग में हमारा एक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है। यदि हमारा बिग क्या है? ग्रेटर देन जेड है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका सी आउट। सी आउट क्या है मेरा? द लार्जेस्ट नंबर इज, जो भी आपका नंबर है वो आप यहाँ पे आपका डिस्प्ले करवा दीजिए। बिग जो था वो मैंने वहां पे आपका डिस्प्ले करवा दिया। नहीं तो आपका सी आउट क्या है? जो जेड है वो आपका बड़ा है, जेड इज लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे मैंने लिखा और उसके बाद में इसको आपका आउटपुट करवा रहा हूँ। यदि आपने जेड की वैल्यू देखनी है तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जेड। तो मैं अब अपने प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। ओ सॉरी, 3 एरर आ गई हमारी। क्या एरर आई? एरर हमारी यहाँ पे आई है कि एल वैल्यू रिक्वायर्ड, यानी कि हमने यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम था उसके अंदर हमने कोई ना कोई गलती कर दी है। अब गलती क्या है वो आप बताएंगे थोड़ा सा, कि मैंने यहाँ पे लिखा है आपका बिग इक्वल टू क्या है मेरा? एक्स है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, तो एल हमारा एक्स है, नहीं तो हमारा वाई है। ये ठीक है, ये भी ठीक है हमारा। इफ स्टेटमेंट मिसिंग। इसके बाद हमें लिखा है यहाँ पे, एक सेकेंड, एक्स वाई जेड हमारा यहाँ पे आ गया। बिग इक्वल टू एक्स है हमारा, सॉरी 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 सॉरी, बिग इक्वल टू एक्स, एल बिग इक्वल टू वाई, बिग इक्वल टू वाई इफ बिग ग्रेटर देन जेड। ये ठीक है, ये ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम अपनी बॉडी यूज कर रहे हैं।
यस, तो यहाँ पे जब हम इस तरह करेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका डिस्प्ले हो जाएगा। चलो अभी दो एरर मेरी यहाँ पे है। इसमें हमारा जो एक्सप्रेसिव सिंटैक्स है उसमें आपका एरर है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। लेकिन एक्स वाई जेड ठीक है, ये भी ठीक है। हमने वेरिएबल ले लिया है, एक्स ले लिया है, वाई ले लिया है और जेड आ गया है। यदि हमारा एक्स बड़ा है, ओ सॉरी, ये देखिए यहाँ पे हमने जो ब्रैकेट है वो गलत यूज आपकी कर दी थी। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और जब रन करके देखेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे है 45, 46, 48। तो हमारा आ गया यहाँ पे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमारी जेड है। यदि मैं इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करता हूं और मैं वैल्यू डाल देता हूं 85, 98, देन 45, अब देखेंगे तो वैल्यू हमारी बड़ी कौन सी है, y, तो दिखाएगा यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू हमारी 98 है और इसके बाद हमारी जो 85 है यदि हम उसको डालेंगे तो वो आपको दिखा देगा। चलिए अभी हम कंटिन्यू करें हैं और कंटिन्यू जब करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट आपकी जो स्टेटमेंट है दैट इज the next part of the statement, and the statement is that we have C++ program to find if an integer is even or odd or neither zero। मीन्स हमने यहाँ पे चेकआउट करना है कि हमारे पास जो नंबर है whether it is even or odd or we have the value less than zero or other, means we can also get the same। यहाँ पे भी हमने जो यूज किया है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है वो आपकी यूज की है। तो इन प्रोग्राम को आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अब यदि हम नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है दैट इज इफ एल्स इफ एल्स। इफ एल्स इफ एल्स का मतलब है कि हमारे पास दोनों कंडीशन हमने यूज करनी है, इफ एल्स और इफ एल्स। सिंटेक्स हमारा क्या है, इफ एल्स इफ में क्या है कि यदि मेरी कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा और यदि कंडीशन मेरी ट्रू है तो क्या होगा। मीन्स यहाँ पे जो कंडीशन मैं लगाऊंगा वो कंडीशन मेरी मोर देन 1 होगी और जो स्टेटमेंट हमारी डिस्प्ले होगी वो भी मेरे पास मोर देन 1 होगी। अब यहाँ पे मैंने प्रोग्राम आपका लिया है जिसमें 3 नंबर को मैंने डिस्प्ले किया है। चलिए हम इसके अलावा कोई एक प्रोग्राम और कर लेते हैं, बट हमारे पास टाइम का तो थोड़ा शॉर्टेज है, बट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सेम इन द गिवन टाइम। तो अब यहाँ पे मेरे पास सपोज करिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि एक बच्चा है, उस बच्चे के जो मार्क्स है उनको मैंने देखना है, ग्रेड मैंने देना है और ग्रेड में मैंने मान लो 3 सब्जेक्ट उसके ले लिया। एक हमारा मान लो आपका फिजिक्स है, एक मान लो केमिस्ट्री है, एक मान लो आपका मैथ है और उसके बाद मैंने उनका सम लिया और उनका मैंने परसेंटेज आपका जो है वो कैलकुलेट कर दिया। अब जहाँ पे मैंने आपके जो सब्जेक्ट लिए थे यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका एंटर द वैल्यू ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। अब यहाँ पे मैंने मार्क्स एंटर करने हैं तो यहाँ पे मैं जहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई जेड लिया था मैंने वहां पे ले लिया है PCN, मीन्स PCN। अब मैंने यहाँ पे इनका सम करना है, तो सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, मैं लिखूंगा सम इक्वल टू P प्लस C प्लस M, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जो इनके नंबर है उनका टोटल वो करेगा, उनका सम करेगा और उसके बाद परसेंटेज निकालेगा। परसेंटेज कैसे निकालेगा, जो मेरा सम है उसको डिवाइड कर देगा 3 से, 3 से डिवाइड कर देगा तो हमारा जो सब्जेक्ट एवरेज है वो आपका आ जाएगा। फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे भाई यदि मेरा परसेंटेज मैंने कर दिया इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है तो मैंने लिखा यहाँ पे सी आउट में ए ग्रेड। इसके बाद मैंने लिखा एल्स इफ परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 90 एंड यहाँ पे मैं अपना लॉजिकल ऑपरेटर यूज करता हूं, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है कि इफ वी हैव मोर देन वन एक्सप्रेशन एंड वी वांट टू कंबाइन ऑल ऑफ देम, हमारे पास 2 या 2 से अधिक एक्सप्रेशन है और उनको हमने कंबाइन करना है तो हम यूज करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर को। तो मैंने यहाँ पे लिखा यदि मेरी परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 90 है और ग्रेटर देन है मेरा वो 80, तो मेरा जो ग्रेड है वो आपने दे दिया बी ग्रेड। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे भी मैंने आपका सेमीकोलन आएगा वो लगाना है
फिर मैंने कर दिया एल्स इफ परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 80 एंड परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 55। और यहाँ पे मैंने दिया सी आउट। सी आउट मैंने दिया भैया आपका ग्रेड जो है वो सी है, नहीं तो मतलब ना ग्रेड ए है ना ग्रेड बी है ना ग्रेड सी है, तो मैंने दे दिया एल्स में एल्स सी आउट ए ग्रेड। तो मैंने यहाँ पे आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमने जो स्टेटमेंट यूज किया है वो हमने मोर देन वन यूज किया है आपका इफ भी और एल्स भी। तो ये हमारा कहलाता है नेस्टेड ऑफ इफ एल्स। तो मैं यहाँ पे अपने स्टेटमेंट को यूज कर रहा हूं। चलिए ये मेरा आउटपुट रहेगा। अब यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, तो मेरा जो सबसे पहले है इट विल आस्क अबाउट द वैल्यूज। अब यहाँ पे 5 गलतियां मेरी यहाँ पे आ रही है। 5 गलतियां क्या है? एक तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे सेमीकोलन अपना यूज नहीं किया है। अब इसके बाद यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेमीकोलन हमारा यूज नहीं हुआ है। और हमने प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि वी मस्ट यूज सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। यस, चलिए अभी भी मेरी 2 गलती यहाँ पे रह गई है। गलती क्या है? ये कह रहा है कि सिंटैक्स एरर मेरा यहाँ पे है। सिंटैक्स एरर क्या है कि यहाँ पे जो मैंने बॉडी यूज करना है वो मेरा, क्योंकि एक्सप्रेशन मोर देन वन है, तो मैं इन दोनों को आपका बाइंड अप करूंगा बाय यूजिंग अ डबल ब्रैकेट इन द सेम वी हैव। चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन आपका आएगा 78, 95, 84 मैंने डाला तो आपको मिला है बी ग्रेड। यानी कि जो हमारा कैलकुलेशन है वो आपकी परसेंटेज के बेस पे आपको मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इसके बाद चलिए हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, और आगे जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाता है सेकंड टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंडीशनल स्टेटमेंट, दैट इज स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट होती क्या है? इससे पहले हमने यूज किया है हमारा इफ के बारे में। इफ क्या था? द इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स परमिट टू वे ब्रांचिंग। टू वे ब्रांचिंग मीन्स वेदर द कंडीशन इज ट्रू और वेदर द कंडीशन इज फॉल्स, मीन्स 2 ब्रांच हमारे यहाँ पे रहेगी। ऑन द अदर हैंड ए स्विच स्टेटमेंट परमिट मल्टीपल ब्रांचिंग। मल्टीपल ब्रांचिंग मीन्स हमारे पास कितने भी केस है भाई, हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, वो आप अप्लाई कर सकते हो। बट ध्यान आपने ये रखना है कि जो रिजल्ट आपका आएगा वो हमारा एक सिंगल केस के ऊपर आएगा, यानी एक सिंगल वैल्यू के ऊपर रहेगा। ए स्विच स्टेटमेंट अलाउ ए वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज। मीन्स लिस्ट ऑफ वैल्यू आपके पास दी हुई है और उनके अंदर से आपने पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट करके लाना है। और ये जो हमारा ऑपरेशन होता है दिस कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ केस। यानी कि ईच वैल्यू जो हमारी होती है स्विच के अंदर उसको हम कॉल करते हैं केस से, एंड द वेरिएबल बीइंग स्विच्ड ऑन इज चेक्ड फॉर ईच केस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपका लिया है। यदि हम सिंटैक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर जो आपका एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को डिफाइन कर देंगे, फिर हमारी जो बॉडी ऑफ स्विच है दैट विल स्टार्ट, देन वी विल गिव और डिफाइन आवर केसेस विद देयर एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट्स। देन वी कैन आल्सो यूज ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या हमारी? दिस इज अ काइंड ऑफ डंप स्टेटमेंट विच वी कैन यूज इन द प्रोग्राम। देन वी हैव default statement, means if your case is या your choice is out of that cases then this section will be executed। चलिए अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको करके दे रहे हैं। ये प्रोग्राम मैंने, क्योंकि आपका टाइम कंज्यूमिंग था तो इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को पहले ही अपना बना दिया था, तो मैं अभी आपको वो प्रोग्राम ओपन कर देता हूँ। और जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास है स्विच, ये मैंने प्रोग्राम बनाया है। अब इसके अंदर मैंने केस डिफाइन किया आपका। जैसे आप देखोगे कि मैंने वो बताया था कि जो सिंटैक्स हमारा होता है स्विच स्टेटमेंट का, उसके अंदर हम एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना डिफाइन किया है नम एक्सप्रेशन, यानी कि ये केस मेरा है केस 1
इसके बाद मैंने यहाँ पे आपका दे दिया एक के केस 2 में यहाँ साथ में डिफाइन कर रहा हूं, केस 2। और केस 2 में मान लो मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो वैल्यू ए और बी है उनको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आपका जो केस है वो मैंने ले लिया आपका, मैंने डिफाइन किया यहाँ पे एक वेरिएबल इंट मल्टीपल मोल ले लिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू मैं एंटर कर रहा हूं किसकी, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ वैल्यू एंटर किया मैंने, सी इन से आपकी वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद मैं लिखूँ कि मैंने जो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे होगा मेरा, यदि मैं a इंटू बी कर दूंगा तो मेरा मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो आपका मल्टीप्लीकेशन आया है उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूं, द वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इज, मीन्स आपकी मल्टीप्लीकेशन के बाद जो वैल्यू है वो क्या है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। अब आप देखिए इस प्रोग्राम के अंदर मैंने सिर्फ 2 ही केस को आपको यूज किया है। 2 केस का मतलब है कि यदि मैं केस 1 को चूज करूंगा तो मेरे से प्रोग्राम पूछेगा ए और बी की वैल्यू के बारे में, और यदि केस 2 को मैं चूज करूंगा तो मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट यदि मैं वैल्यू 2 की चॉइस मेरी 2 से ऊपर में डालूंगा तो मेरे पास आएगा रॉन्ग चॉइस। प्लीज मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्लीज एंटर योर चॉइस बिटवीन 1 to 2, 1 और 2 के बीच में आप अपनी चॉइस डालिए। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन कर रहा हूं। एक एरर मेरी यहाँ पे आ गई है, कहाँ पे आई, स्टेटमेंट मिसिंग मेरी है, कहाँ पे, ए इंटू बी, यहाँ मैंने अपना सेमीकोलन नहीं लगाया था। चलिए अब यहाँ पे है मेरा एंटर योर चॉइस। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 2 अपनी चॉइस डाल दी है, और ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि 2 के अंदर मैंने दिया है आपका मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैंने ए की वैल्यू डाली, यहाँ पे मैंने बी की वैल्यू डाली, तो मेरा जो आउटपुट है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी आ गया और उसके बाद जो रॉन्ग चॉइस है वो भी साथ में मेरा आया है। मैं चाहता हूं कि नीचे वाला जो रॉन्ग चॉइस है वो साथ में ना आए, मीन्स मेरी जो स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे जो मैंने डिफॉल्ट लिया है, डिफॉल्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन के बाद मैं अपनी स्टेटमेंट ब्रेक को यूज कर दूंगा। अब जब मैंने ब्रेक यूज कर दिया है तो अब मेरी जो स्टेटमेंट है डिफॉल्ट सेक्शन वो आपका नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे आपकी एंटर कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर स्क्रीन यहाँ पे कर देता हूँ ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे, क्लियर वहाँ पे आपको दिखाई दे। चलिए एंटर योर चॉइस, मैंने वैल्यू डाल दी, क्या हुआ, एंटर योर चॉइस, सॉरी क्योंकि हमारी चॉइस आउट ऑफ ऑर्डर है, 45 मैंने डाल दी है, डालनी थी 1 और 2 के बीच में, मैंने 2 चॉइस डाल दी, 2 चॉइस डाली तो मेरे को कह रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने डाल दी, फिर मैंने बी की वैल्यू डाली। अब यहाँ पे मेरा जो मल्टीप्लीकेशन है इनके जो रिजल्ट है वो मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो वही मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्विच केस है, स्विच केस क्या करेगा, स्विच केस जो है हमारा दैट विल फाइंड आउट द करेक्टनेस ऑफ द केस, मीन्स इट विल फाइंड आउट your choice which you have entered to find a particular case। बेसिकली इस तरह के जो हमारे स्विच है, स्विच को हम बेसिकली यूज करते हैं, हम जो प्रोजेक्ट वगैरह अपने बनाते हैं तो उस टाइम हम इसको यूज करते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो आपका है वो आपका है बेस्ड ऑन लूपिंग स्टेटमेंट, यानी लूप पे हम अब काम करेंगे। चलिए अब कुछ रूल्स हमारे हैं जो हम अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग द स्विच स्टेटमेंट। क्या होता है, कैन वी हैव एनी नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट विद ए स्विच, यानी कि स्विच के अंदर हमारे कितने भी केस आपके हो सकते हैं। ईच केस जो हमारा होता है दैट कैन बी फॉलोड बाय द वैल्यू टू बी कंपेयर टू एंड ए कोलन, यानी कि हमारी जो भी केस होंगे सारे के सारे केस जो है हमारे वो बेस्ड ऑन वैल्यू होंगे, और उसके बाद जैसे मैंने लिखा केस 1
इसके बाद हमारा बाकी में आपका सेमीकोलन आता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, कोलन आएगा। कोलन का मतलब है दो बिंदी जो आपकी होती है वो आपने लगना है, यानी कि सेमीकोलन वाले बटन को यदि आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो कोलन आपके आ जाएंगे। द कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ए केस मस्ट बी द सेम डाटा टाइप, यानी कि जो हमारे एक्सप्रेशन होंगे वो सभी के सभी एक जैसे होंगे। When the variable being switched on is equal to a case, the statement following that case will execute until a break statement is reached. Not every case need to contain a break. अब यहाँ पे सभी में ब्रेक देने की जरूरत आपको नहीं होती, हालांकि हम सिर्फ उस स्टेटमेंट का पर्टिकुलर पार्ट को लेने के लिए ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो यूज करती है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? ब्रेक स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट को अदर स्टेटमेंट से अलग कर देगी, ब्रेक कर देगी। इफ नो ब्रेक अपीयर देन फॉलो ऑफ कंट्रोल विल फॉल थ्रू टू सब्सिक्वेंट केसेस अंटिल ए ब्रेक इज रीच्ड। जैसे हमने इस प्रोग्राम में किया था कि जो केस 2 था, केस 2 के बाद हमने ब्रेक यूज नहीं किया तो हमारा जो डिफॉल्ट सेक्शन था वो भी आपका साथ में आ गया था। लेकिन जब हमने ब्रेक अपना यूज कर लिया तो हमारा जो स्विच का जो डिफॉल्ट सेक्शन था वो आपका वहां पे डिस्प्ले नहीं हुआ। स्विच स्टेटमेंट कैन हैव एन ऑप्शनल डिफॉल्ट केसेस विच मस्ट अपीयर एट द एंड ऑफ ए स्विच, यानी कि ये भी आपका जो डिफॉल्ट केस है ये भी आपका ऑप्शनल है, दैट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द यूजर टू यूज इट। चलिए, ये हमारा इवेल्यूएशन है, कैसे होता है। सबसे हमारा पहले हमारा जो एक्सप्रेशन है वो आपका इवेल्युएट होगा, उसकी यदि वैल्यू हमारी इक्वल टू कांस्टेंट 1 है और वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 आ जाएगी। यदि ये फॉल्स है तो हमारा जो अगली वैल्यू है उसको चेक करेगा, यदि वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। यदि इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हमारी ट्रू नहीं है तो फिर हमारा कर्सर जो है, जो पॉइंटर है या जो कंट्रोल है वो हमारा चला जाएगा डिफॉल्ट सेक्शन में। डिफॉल्ट में आपकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। चलिए, अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जो आप कर सकते हो। राइट ए प्रोग्राम दैट विल एक्सेप्ट ए 1 कैरेक्टर ग्रेड कोड एंड डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड कोड डिस्प्ले द बेसिक सैलरी अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन बिलो। ये आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम के लिए कर सकते हो। आपने करना क्या है, सिर्फ जहां मैंने केस 1, 2, 3 लिया है वहां पे आप केस ए, केस बी, केस सी और केस डी यूज करोगे। जहां पे मैंने एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल डिफाइन किया था वो इंट नम लिया था, आप वहां इंट की बजाय कैरेक्टर ले लोगे, ये आप ध्यान रखोगे। बाकी हमारा प्रोग्राम जो है सेम रहेगा जैसे हमने अभी तैयार किया है। चलिए, अब हमारा जो सेकंड पार्ट है कंट्रोल स्ट्रक्चर का वो हम आपके लिए लेके आए हैं, वो हमारा है लूप। वी कैन आल्सो कॉल इट रिपीटेटिव और इटरेटिव स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट होती क्या है? ए लूप स्टेटमेंट which allow us to execute a statement or group of statements multiple times। मीन्स कई बार क्या होता है कि हमने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है या हमारे पास कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती है उनको हमने मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है। इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट मोर देन 1 टाइम और वी कैन से दैट मल्टीपल टाइम, देन वी कैन यूज ए लूप, रिपीटेटिव और इटरेटिव स्टेटमेंट। यदि हम यहाँ पे देखें तो जो हमारी लूपिंग स्टेटमेंट होती है वो बेसिकली 2 तरह की होती है। एक होता है हमारा एंट्री कंट्रोल और एक होता है एग्जिट कंट्रोल। अब यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको सिर्फ मीनिंग से समझ में आ जाएगा। एंट्री कंट्रोल मीन्स आपका जो कंट्रोल है वो एंट्री के ऊपर ही है। मीन्स जब आप उस लूप के अंदर एंटर कर रहे हैं तो आपकी चेकिंग होगी। यदि आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप लूप में एंटर कर पाओगे, अदरवाइज आप लूप में एंट्री नहीं कर पाओगे। सपोज कि आपने मान लो किसी एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तलाशी ली जा रही है, तो जब आप एंट्री कर रहे हो तो एंट्री करते ही आपकी तलाशी ली जाएगी, आपकी जांच की जाएगी। यदि आपके पास सब चीजें ठीक है, आप सभी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो यू हैव अलाउड टू मूव इनसाइड द बिल्डिंग। But if you are not allowing, you are not following the rule, then you are not allowed to move into the building। सेम हमारे यहाँ पे है। तो एंट्री कंट्रोल का मतलब है कि हमारा जो लूप है वो आपकी एंट्री पे ही चेक होगा। इसके अंदर हमारे बेसिकली 2 लूप आते हैं, एक हमारा होता है वाइल लूप,
और एक होता है आपका फोर लूप। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो वो है हमारा एग्जिट कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल हमारा वो कंट्रोल है जिसके अंदर जो आपका कंडीशन है that will be checked after the compilation of operation, means at least one time the operation will be executed, then the condition will be checked. If the condition is true, then the statement will be executed number of times, otherwise it will keep out. दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो एंट्री कंट्रोल के अंदर हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी यदि हमारी कंडीशन फॉल्स है तो, बट एग्जिट कंट्रोल के अंदर आपकी स्टेटमेंट एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगी। एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद फिर हमारा कंडीशन यदि फॉल्स होता है तो हमारा प्रोग्राम स्किप आउट हो जाएगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम नंबर ऑफ टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। लेट्स मूव। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा डायग्राम मैंने लिया है जिसमें मैंने दिया है कि आपके पास एक कंडीशन है और कंडीशन यदि ट्रू है यानी कि यहाँ पे हमारा कंडीशन कोड है और यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है उसमें हम देख रहे हैं कि वेदर इट इज ट्रू और वेदर इट इज फॉल्स। यदि हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो कंडीशन कोड है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड, बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन कंडीशन कोड, द लूप विल एग्जीक्यूट स्किप आउट फ्रॉम द प्रोग्राम। लेट्स मूव। अब यहाँ पे हम छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं पहले, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं थ्रू प्रोग्राम। अब प्रोग्राम के अंदर क्या है, सबसे पहले मैं अपना एक प्रोग्राम जो है वो आपका लेके चल रहा हूं। यहां पे मैंने एक प्रोग्राम लिया है आपका, जिसमें मैं अपने 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट करवा रहा हूं, यानी कि मेरे नंबर है 10, मैंने 1 से 10 तक नंबर जो है वो प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, सबसे मैंने पहले एक वेरिएबल जो है डिफाइन किया है num इक्वल टू 0। अब मैं अभी इसको छोड़ देता हूं क्योंकि ये मैंने प्रोग्राम दूसरा बनाया है, तो इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ ये रखता हूं। मैंने यहाँ पे कर दिया आपका जो लूप है वो मैंने लिया, इसके बाद कर दिया मैंने कि num इक्वल टू, या आप कर सकते हो num प्लस प्लस भी इसको लिख सकते हो, और इसके बाद अपनी बॉडी को बंद कर दो। सॉरी, बंद करना है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया कि एक नंबर लिया है जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0 एंड दैट नंबर विल वर्क अंटिल द वैल्यू ऑफ num लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि जब तक मेरे नंबर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, इट विल कंटिन्यू, क्या कंटिन्यू करेगा, इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ num, देन चेंज द लाइन एंड after that, after printing that number, the value of num will be increased by 1। तो यहाँ पे मैं इसको आपका करके दे रहा हूँ। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए मेरे यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। सॉरी, सी आउट नम आ गया, नम प्लस प्लस कर दिया मैंने, गेट शेयर मेरा हो गया है। अब इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूशन दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो 0 से लेके 10 तक की रिपीट हो रही है। मीन्स मैंने लूप को यूज कब किया, व्हेन आई वांट टू रिपीट ए सिंगल वैल्यू मोर देन 1 टाइम। इसके बाद हम मूव करते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास जो लूप है, बेसिकली हमारे पास 4 तरह की कंडीशन हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, एक तो होता है हमारे पास व्हाइल लूप, एक आपका है फॉर लूप जो हमने अभी किए थे। दोनों हमारे वो लूप है जो आपके एंट्री कंट्रोल में कंसीडर किए जाएंगे, मीन्स ऑल आर एंट्री कंट्रोल लूप। ये हमारा एग्जिट कंट्रोल है डू व्हाइल, और उसके बाद हमारा आता है नेस्टेड ऑफ लूप, जो हमने पहले भी आपको बताया था। हमने इफ के अंदर यूज किया था नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, नेस्टेड लूप, कुछ भी आपका नेस्टेड कहीं पे भी आता है तो नेस्टेड का मतलब होता है कि इफ वी यूज दैट पर्टिकुलर फंक्शन मोर देन 1 टाइम देन इट इज नोन एज नेस्टेड ऑफ स्टेटमेंट और नेस्टेड ऑफ लूप और नेस्टेड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। चलिए अब किस लूप का काम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाइल लूप। इट विल रिपीट ए स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स while a given condition is true, it tests the condition before executing the loop body। यानी कि ये हमारी कंडीशन को
पहले क्या करेगा, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा। जैसे हमने ये प्रोग्राम जो आपके लिए लिया है, इसके अंदर आप देखिए जो हमने प्रोग्राम बनाया है, इसमें लिखा है हमने नम इक्वल टू 0 कि नम की वैल्यू क्या है, 0 है। इट विल कंटिन्यू वर्क अंटिल द वैल्यू ऑफ ए नम इज लेस देन इक्वल टू 10। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे जो नम की वैल्यू है वो 0 की बजाय मैंने कर दिया 20। अब यदि मेरी वैल्यू 20 है तो हमारा जो लूप है काम कब करेगा, इफ द वैल्यू ऑफ नम इज लेस देन इक्वल टू 20। अब वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी क्या है, नम की 20 है, इसका मतलब कंडीशन मेरी फोर्स हो जाएगी, तो मेरा कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा कोई आउटपुट नहीं है, मीन्स इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन देर इज नो आउटपुट, मीन्स द लूप इज कीप आउट फ्रॉम द प्रोग्राम। बट इफ द कंडीशन इज ट्रू, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया कि नम की वैल्यू जो है वो 5 है। जब 5 मैंने वैल्यू डाली तो यहाँ चेक करेगा कि 5 लेस देन इक्वल टू 10। अब यदि 5 मेरा लेस देन इक्वल टू 10 है तो प्रिंट कर देगा नंबर को, नहीं तो नंबर को प्रिंट नहीं करेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं तो मेरा जो प्रिंटिंग है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आई है। अब क्योंकि मैंने 10 के बाद कंडीशन दे दिया था, सिर्फ 10 तक ही काम करना है। अब यदि मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ और यहाँ पे जहां मैंने /n लिया है इसको मैं टेबल के रूप में लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है वो मेरा बिल्कुल डिफर आएगा। देखिए ये मेरा आउटपुट यहाँ पे आ गया, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इनकी टेबल मेरी ये प्रकार से लिखी गई है। तो ये होता है हमारा लूप स्टेटमेंट। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो आपका है वो है फॉर लूप। अब फॉर लूप और वाइल लूप, यदि हम बात करें, चाहे हमारे पास वाइल लूप है, चाहे हमारे पास फॉर लूप है, चाहे हमारा डू वाइल लूप है, उससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि जो आपके पास लूप होता है उसमें बेसिकली हमारे 3 ऑपरेशन होते हैं। और 3 ऑपरेशन कौन कौन से है वो मैं आपको एक बार बताने जा रहा हूँ। जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा इशू इसमें आपका आ गया है, प्लीज जस्ट वेट। चलिए तो यहाँ पे आपका है कि जो आपका लूप होता है उस लूप के अंदर बेसिकली हमारे 3 ऑपरेशन होते हैं। 3 ऑपरेशन कौन कौन से है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप। इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप का मतलब है कि जैसे मैंने इस प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम लिया है मेरा, यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम मैं लूंगा, जैसे मैंने आपका प्रोग्राम लिया था अभी, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर हमने जो लिया आपका, वो सबसे पहले अपने लूप को इनिशियलाइज करवाया है। इनिशियलाइज मीन्स जैसे मैंने लिखा कि नम इक्वल टू 5, नम इक्वल टू 5 है का मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास जो नम की वैल्यू है वो 5 से इनिशियलाइज होगी। सेकंड होता है हमारा टेस्टिंग ऑफ कंडीशन। टेस्टिंग ऑफ कंडीशन मतलब है कि यहाँ पे मेरी कंडीशन चेक होगी। जैसे मैंने लिखा है वाइल नम लेस देन इक्वल टू 100, तो कंडीशन चेक होगी। यदि कंडीशन मेरी ट्रू है तो मेरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज मेरा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद है नम प्लस प्लस, इसका मतलब है द वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बेस्ड ऑन द कंडीशन। अब सपोज करो कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैंने 100 से लेके और 1 तक लिखनी है, तो मैंने नम इक्वल टू 100 किया, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की बजाय कर दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब जब ग्रेटर देन 1 किया, यहाँ पे जहां मैंने नम प्लस प्लस किया था वहां पे मैं कर देता हूं माइनस माइनस, और यहाँ पे अब आप देखेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ही अलग आ जाएगा। ये देखिए पहले जहां वैल्यू हमारी 5 से स्टार्ट हुई थी वो वैल्यू हमारी 100 से आई है, और 199 मीन्स वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है। ये हमारा कहलाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द वैल्यू। मीन्स 3 ऑपरेशन आपके बेसिकली हुए हैं आपके लूप के अंदर। कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर और वेरिएबल, सेकंड है टेस्टिंग ऑफ लूप कंट्रोल, थर्ड है हमारा अपडेट द लूप कंट्रोल वेरिएबल आइदर बाय इंक्रीमेंटिंग और बाय डिक्रीमेंटिंग। ये तीनों ऑपरेशन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब इसके बाद सेकंड जो हमारा लूप है यहाँ पे जो हम बता रहे थे, ये क्या करेगा? इट विल एग्जीक्यूट ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम एंड एब्रीविएट द कोड दैट मैनेज द लूप वेरिएबल। देखिए वाइल लूप और फॉर लूप दोनों में हमारा कोई खास डिफरेंस नहीं है।
सिर्फ डिफरेंस है तो वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वाइल जो लूप है, वाइल लूप के अंदर हमारे 3 ऑपरेशन होंगे, यही 3 ऑपरेशन हमारे फॉर लूप में होंगे। बट सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वाइल लूप में तीनों ये जो ऑपरेशन है ये हमारे अलग अलग लाइन में होंगे, यानी 3 लाइनों में होंगे। पहली लाइन में हमारा इनिशियलाइजेशन होगा, दूसरी लाइन में आपका जो लूप है उसका कंडीशन चेक होगा, और तीसरी में हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। बट यदि हम बात करें फॉर लूप की, तो फॉर लूप के अंदर ये जो तीनों काम है ये आपके एक ही लाइन में होंगे। मीन्स इट विल नॉर्मली द 3 ऑपरेशन लिस्टेड बिलो मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन द लूप कंट्रोल वेरिएबल, यानी कि एक ही लाइन में आपके चलेंगे, चाहे हमारा वो इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप कंट्रोल है, चाहे हमारा वो एग्जीक्यूट है लूप कोड का, चाहे हमारी वो टेस्टिंग है, और चाहे हमारा वो अपडेट है। यानी कि वहां हम कैसे करेंगे, फॉर आप लिखोगे, इसके बाद यहीं पे मान लो मैंने दे दिया इंट ए इक्वल टू ए, मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे आप मैं आपको प्रोग्राम के माध्यम से दिखा देता हूं इसको। यहाँ पे मैंने मेरा प्रोग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये हटा दिया। यहाँ से हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हुआ था, यहाँ पे मैं आपका जो ऊपर वाला है ये भी मैं यहाँ पे एक फायदा और अभी फॉर लूप के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है हम उसकी बॉडी के अंदर ही कर सकते हैं, फॉर की बॉडी के अंदर ही। तो मैंने यहाँ पे लिया फॉर इंट नम इक्वल टू 1 सेमीकोलन, क्योंकि हमने बताया है ऑल स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। नम लेस देन इक्वल टू 10, और इसके बाद मैंने कर दिया नम प्लस प्लस, यानी कि 3 ऑपरेशन मेरे यहाँ पे हुए हैं। तीनों ऑपरेशन को मैंने एक लाइन के अंदर किया है। एक लाइन में करने के बाद मैंने अपनी सीधी स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया है, यानी कि प्रिंट करवा दिया है। अब मैं यदि यहाँ पे देखूंगा तो मेरा जो आउटपुट है वो आपका आ जाएगा एक सिंगल लाइन से ही, यानी कि फॉर लूप हमारा वो लूप है जो हमारे सभी ऑपरेशंस को एक सिंगल लाइन में लेके चलेगा। इसके बाद हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल लूप हमारा वो लूप होता है जिसके अंदर हमारा जो ऑपरेशन है दैट विल एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, यानी कि चाहे हमारा फॉर लूप है चाहे हमारा आपका डू वाइल है, उसके अंदर आपका जो ऑपरेशन है वो आपका तभी होगा यदि कंडीशन ट्रू हो। लेकिन यदि हमारा कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एग्जीक्यूशन नहीं आएगा, कुछ भी हमारा आउटपुट नहीं आएगा। बट डू वाइल के अंदर हमारा जो कंडीशन है वो आपका ये है कि योर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस वेदर द कंडीशन इज ट्रू और वेदर द कंडीशन इज फॉल्स। यदि कंडीशन ट्रू है तो हमारा फिर हमारे लूप के अकॉर्डिंग जितनी बार भी हमारा लूप मूव करेगा उतनी बार प्रिंट कर देगा, अदरवाइज हमारा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार हमारा एग्जीक्यूट होगा। ध्यान रखना है कि जो सिंटेक्स आपका रहेगा वो सिंटेक्स कुछ ऐसा रहेगा, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफर है। वहां पे हमने क्या करना पड़ेगा, जहां हम फॉर कर रहे हैं वहां पे हम करेंगे आपका डू। अब डू के बाद जो भी आपने करना है, मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने इंट ए बी और सम, इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब जब मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो प्रोग्राम है दैट विल एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, यानी कि सी इन ए बी के मैंने वैल्यू एंटर कर दिया। जब वैल्यू एंटर किया तो मैंने लिखा सम इक्वल टू ए प्लस बी, मेरी वैल्यू यहाँ पे आ गई। देन मैंने उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैं अपना जो सम है वो मैं प्रिंट कर रहा हूं। इसके बाद मैं अपना जो वाइल लूप है वो लगाऊंगा, यानी कि डू के बाद जो हमारा लूप है वो मैं यहाँ पे आपका बॉडी बंद कर दिया और यहाँ लिख दिया वाइल। यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब वाइल मैं यूज करूंगा, मैंने कर दिया आई लेस देन इक्वल टू 5। सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि इस लूप को मेरे को 5 बार एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने लिख दिया आई इक्वल टू 5, और यहाँ पे मैंने अपना डिफाइन कर दिया आई को, यानी कि इंट आई इक्वल टू 6 कर दिया इसको। अब 6 कर दिया, इसका मतलब क्या है, मेरा कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो इसके बाद हमारा जो रिजल्ट है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ एक बार हमारा रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन नहीं होगा। चलिए, अभी हमारे पास टाइम का बहुत शॉर्टेज है और वी हैव ओनली 5 मिनट टू गो। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो आपका है जंप स्टेटमेंट। अब जंप स्टेटमेंट क्या होती है? जंप स्टेटमेंट आर
unconditionally transfer program control to another statement elsewhere in program code। यानी कि आपका कोई प्रोग्राम है और आपने प्रोग्राम के एक पार्ट से या एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर जंप करना है, तो हम यूज करते हैं हमारी जंप स्टेटमेंट को। या आप चाहते हो कि आपने अपने कर्सर को या अपने पॉइंटर को या आपके कंट्रोल को आपने किसी एक स्टेटमेंट से हटा के किसी दूसरे के ऊपर लेके जाना है, एट दैट टाइम वी कैन यूज अ जंप स्टेटमेंट, बट दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। प्रोग्रामर के लिए हमारी ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हमारे पास जंप स्टेटमेंट होती है तो वी कैन यूज, यू कैन यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम टू ट्रांसफर प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट। अब उसके अंदर सबसे पहला हमारा होता है गो टू स्टेटमेंट, अगला है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, तीसरा है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट के अंदर आप कोई भी अपना एक लेवल डिफाइन कर दोगे, उस लेवल के ऊपर आप अपने कर्सर को सीधा मूव कर सकते हो। मान लो मैंने एक ए लेवल डिफाइन कर दिया और ए लेवल को मैंने यहाँ स्टेटमेंट में दिया है, तो मैं यहाँ लिखूंगा सीधा गो टू ए। गो टू ए जब मैं लिखूंगा तो जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से कर्सर एकदम से घूम के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद है ब्रेक स्टेटमेंट, जो हम ऑलरेडी हमारी स्विच स्टेटमेंट के अंदर कर चुके हैं। इसके बाद हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट, जैसे हम जानते हैं कि हमारा कोई भी जो लूप है दैट विल वर्क इनटू द स्टेटमेंट ओनली व्हेन इफ द कंडीशन इज ट्रू, बट इट विल स्किप आउट इफ द कंडीशन बिकम फॉल्स। यानी कि यदि हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो आपका जो प्रोग्राम है वो आपका स्किप आउट हो जाता है। बट मैं चाहता हूं कि माई लूप मीन्स जो अपने लूप डिफाइन किया है दैट विल कंटिन्यू वेदर द कंडीशन इज फॉल्स। एट दैट टाइम वी कैन यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट। देन वी हैव another type of statement that is exit statement। एग्जिट के अंदर क्या है कि जैसे आपने अपने लूप में काम किया और उस लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, हमने पढ़ा कि दैट स्टेटमेंट विल कंटिन्यू until the condition become false, but we want that whether the condition is true but the control will skip out from the program। WaveMile. At that time we can use exit statement। एग्जिट को हम फंक्शन स्टेटमेंट कह सकते हैं, तो ये हमने इसके अंदर जो है वो करना है। तो सो वी कैन यूज a jump statement into the program during the execution or during the condition which we can adopt depending on the situation। So this is the lesson for the today which we have covered। This is all for the same। Thank you, have a nice day।